अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सिविल इंजीनियरिंग और ख़ुसूसन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स निकालने से पहले हमें कुछ इस्तिलाहात से वाकिफ़ होना चाहिए। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसा कि बीम्स में निकाली जाती हैं। आइए बीम्स, सपोर्ट्स और लोड की डेफिनेशंस पे नज़रसानी करते हैं। बीम. A beam is a structural element which is capable of withstanding transverse loads. Simply, a beam transfers its applied loads to the supports. इस डेफिनेशन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीम ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि वर्टिकल लोड्स को दूसरे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पे ट्रांसफ़र करने में काम आता है। इसके बाद हम देखते हैं सपोर्ट। A support is an element which bears the weight of a beam and keeps it upright. Simply, we can say that it is a thing which keeps beam in equilibrium. एक बीम को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ सपोर्ट्स बनाए जाते हैं। ये सपोर्ट्स मुख्तलिफ अंदाज में बीम का वज़न सहारते हैं। सपोर्ट्स बीम के ऊपर रिएक्शंस ज़ाहिर करते हैं या जो कि बीम के ऊपर लगाने वाली फोर्सेस और बीम के वज़न को बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं लोड और उसकी डेफिनेशन को। A load in this concept refers to the force acting on the structures. This is the reason these can also be called structural loads. लोड एक ऐसी फोर्स है जो कि बीम के ऊपर वर्टिकली एक्ट करती है। लोड्स की कई इकसाम हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। किसी भी बीम के ऊपर लगी फोर्सेस और रिएक्शंस निकालने के लिए हमें बीम के नीचे लगे सपोर्ट्स और उनकी किस्म का पता होना ज़रूरी है। आमतौर पर सपोर्ट्स चार किस्म की होती हैं: फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन इकसाम की तफसील सुनेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जब भी हम बीम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए वो सपोर्ट की टाइप्स हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कौन कौन सी हैं। आमतौर पर बीम्स के लिए तीन किस्म की सपोर्ट इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली उसको हम रोलर सपोर्ट कहते हैं। रोलर सपोर्ट कोई भी ऐसी सपोर्ट हो जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन दे, उसको हम रोलर सपोर्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक बीम है जिसको हमने एक दीवार के ऊपर रख दिया है जो कि सिर्फ उसको एक वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको हम रोलर सपोर्ट कहते हैं। और स्ट्रक्चर्स में इसको एक रोलर के सिंबल से शो कराया जाता है। दूसरी जो टाइप ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होती है। रिएक्शंस की टर्म में बात की जाए तो हमारे पास हिंज या पिन सपोर्ट कोई भी ऐसी सपोर्ट है जिसके दो रिएक्शंस हों, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये हमारी बीम को ना तो नीचे गिरने देता है और ना ही साइड पे इसको मूव करने देता है। और अगर स्ट्रक्चर्स की सिंबल्स की शेप की बात की जाए तो इसका सिंबल इस तरह से शो किया जाता है। तीसरी जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट कोई भी ऐसी सपोर्ट होगी कि जिसके तीन रिएक्शंस हो, कि ना तो वो बीम को वर्टिकल मूव करने दे, ना हॉरिजॉन्टल, और ना ही उस पॉइंट के गिर्द उसको रोटेट करने दे।
तो ये मोमेंट को भी रेजिस्ट करती है, और सिंबल्स में इसको इस तरीके से शो कराया जाता है। टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम्स में हमारे पास 6 इकसाम हैं। फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम, बीम विद वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम्स और कॉन्टिन्यूस बीम्स। इन तमाम इकसाम की ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो की फॉर्म में सुनेंगे। फिर हमारे पास डिवीजन आती है बीम्स की कि उनके दोनों एंड पे सपोर्ट कंडीशंस कौन कौन सी हैं। उसमें जो सबसे कॉमन बीम है, जो कि हमारी पहली टाइप भी है, वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी ऐसी बीम जिसका एक एंड हिंज सपोर्ट हो और दूसरा एंड रोलर सपोर्ट हो, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। दूसरी टाइप है हमारे पास फिक्स्ड बीम। ऐसी बीम्स जिसके दोनों एंड पे फिक्स सपोर्ट इस्तेमाल की गई हो, उसको फिक्स बीम कहा जाता है। तीसरी टाइप है हमारे पास कैंटिलीवर बीम। कोई भी ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, उसको कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। आमतौर पर हमारे घरों के साथ जो शेड निकले होते हैं, वो कैंटिलीवर की ही एग्जांपल है, कि जिसका एक एंड दीवार में फिक्स होता है और दूसरा एंड उसका फ्री होता है। चौथी टाइप है हमारे पास ब्रॉड बीम। वो बीम्स जिनका एक एंड फिक्स सपोर्ट हो और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट हो, उनको ब्रॉड बीम कहा जाता है। फिर आती है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम्स। ओवरहैंगिंग बीम्स हमारे पास वो टाइप हैं कि जिसके एक एंड पे रोलर, पिन या फिक्स सपोर्ट हो, दूसरे एंड पे भी हिंज या रोलर सपोर्ट हो, और उसके बाद वो बीम कंटिन्यू हो रही हो, उसको ओवरहैंगिंग बीम कहा जाता है। ये ओवरहैंग एक साइड पे भी हो सकता है और बीम के या सपोर्ट्स के दोनों साइड पे भी हो सकता है। छठी और आखिरी टाइप हमारे पास बीम की कंटिन्यूअस बीम है। कोई भी ऐसी बीम्स जिसकी 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट हो, उनको कंटिन्यूअस बीम्स कहा जाता है। ये जो हमने एग्जांपल बनाई है, ये 3 बीम की है, 3 सपोर्ट्स की है। इसी तरह ये सपोर्ट्स 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लोड्स।
लोड्स की कई इकसाम होती हैं, जिनमें ये 3 इकसाम बहुत ज़रूरी हैं हमारे कैलकुलेशंस और बीम के लोड्स और रिएक्शंस निकालने के। इनमें पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड शामिल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इन तीनों इकसाम को हम थोड़ा डिटेल में अगली स्लाइड में देखेंगे। अब हमारे पास लोड की टाइप्स हैं बीम के ऊपर। आमतौर पर लोड की 4 टाइप्स होती हैं और ये टाइप्स हैं कि लोड कितने डिस्टेंस के ऊपर फैला हुआ है। सबसे पहली टाइप है पॉइंट लोड, या जिसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहा जाता है। जब भी हमारे पास लोड किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा हो, उसको हम पॉइंट लोड कहते हैं। अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएं और एक लोड बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर लगाएं, तो ये हमारे पास पॉइंट लोड की एग्जांपल है। इसी तरह पॉइंट लोड एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे केस में हम इनको P1 और P2 के नाम से देते हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं। दूसरी जो टाइप है हमारे पास, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि UDL की है। जब भी कोई लोड बीम के कुछ या पूरे स्पैन के ऊपर एक ही मिकदार में लगा हो, तो उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। जैसा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी अगर एक खास लेंथ के ऊपर एक लोड बराबर मैग्नीट्यूड पे लगा हुआ है, तो उसको हम UDL कहेंगे। इसी तरह ये मैग्नीट्यूड और ये लोड पूरी बीम के स्पैन के ऊपर भी हो सकता है। तीसरी जो टाइप है हमारे पास, वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की है। जब भी हमारे पास बीम के ऊपर लोड चेंज हो रहा हो और वो चेंज यूनिफॉर्म हो, उसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। यानी कि बीम के एक एंड पर लोड की तादाद मिकदार कम हो और बीम के दूसरे एंड पे लोड की मिकदार ज्यादा हो और उनके बीच में लोड लीनियरली इंक्रीज कर रहा हो, तो ऐसे केस में हम इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। चौथी और आखिरी टाइप है इररेगुलर वेरिंग लोड। इस केस में हमारे पास बीम के ऊपर लोड हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है और वो जो चेंज है वो लीनियर यानी कि बराबर नहीं होता बीम के स्पैन पे। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक एंड पे लोड कम है, दूसरे एंड पे ज्यादा है और उसके बीच में कुछ लीनियर रिलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम इसको इररेगुलर वेरिंग लोड कहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शन मालूम करना। किसी भी बीम पर जो लोड अमल करता है, इसमें बैरूनी वज़न या एक्सटर्नल लोड और बीम का अपना वज़न सेल्फ लोड शामिल होता है। बीम ये सारा वज़न सहारों यानी सपोर्ट्स पर मुंतकिल करता है। किसी भी सहारे या सपोर्ट पर जिस कदर वज़न मुंतकिल होता है, उस कदर सहारा या सपोर्ट उस अमल करने वाले वज़न के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में एक रद्द अमल या रिएक्शन भी ज़ाहिर करता है।
ये एक नामालूम मिकदार होती है जिसे हिसाबी तरीके से मालूम किया जाता है। अमल करने वाला वज़न जिस सहारे या सपोर्ट के करीब वाक़ हो इस पर ज़्यादा असर रखता है, जबकि दूर वाले सहारे पर इसका कम असर होता है। अगर वज़न तिरछी हालत या इंक्लाइंड डायरेक्शन में अमल कर रहा हो तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलग-अलग से मालूम किया जाता है। रिएक्शंस को मालूम करने के लिए मुंदरजा झैल फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। summation of vertical forces is equals to 0, summation of horizontal forces is equals to 0 और summation of moments about a single point equals to 0। आमतौर पर कैंटिलीवर बीम की सूरत में रिएक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके सिर्फ एक किनारे पर नामालूम या अननोन रिएक्शन होता है जो कि बीम पर अमल करने वाले कुल वज़न के बराबर होता है। जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम की सूरत में दोनों सहारों पर नामालूम रिएक्शंस होते हैं जिनकी मिकदार मालूम करने के लिए किसी एक सहारे पर मोमेंट मालूम की जाती है। एक सिमेट्रिकल बीम हो तो दोनों रिएक्शन बराबर होते हैं और कुल लोड के निस्फ के बराबर होते हैं। गैर मुतवाज़न यानी अनसिमेट्रिकल लोडिंग वाले बीम की सूरत में किसी एक सहारे के गिर्द मोमेंट मालूम करके रिएक्शन मालूम किया जाता है। मोमेंट मालूम करने के लिए तमाम ताकतों यानी फोर्सेस और उनके मुतल्लिका मखसूस नुक्ता से फासलों के हासिल ज़र्ब का अलजबरी मजमुआ यानी अलजब्राइक सम मालूम किया जाता है। इसी तरह इक्वेशन बन जाती है जिसमें सिर्फ एक नामालूम कुव्वत या रिएक्शन होती है जिसे हम हल करके उस रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर फोर्स। बीम के एक सिरे से लेकर बीम के किसी मकाम तक लगने वाली तमाम क़ुव्वतें यानी फोर्सेस के अलजबराई मजमूए को इस मकाम पर शेयर फोर्स कहा जाता है। The algebraic sum of vertical forces acting on a particular section of a beam is called shear force at that section of the beam. अलजबराई मजमूए से मुराद है कि इन क़ुव्वतें फोर्सेस की समत को मद्देनज़र रखा जाएगा और मुखालिफ सिमतों में अमल करने वाली क़ुव्वतों को मुतबादिल मनफी और मुस्बत निशानात ज़ाहिर किए जाएंगे। कैंटिलीवर बीम के आज़ाद सिरे फ्री एंड पर शेयर फोर्स कम अज़ कम होगी जबकि इसके पेवस सिरे यानी कि फिक्स्ड एंड पर सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम के सिरों पर शेयर फोर्स की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती है जबकि दरमियान में इसकी मिकदार कम होती है। ओवरहैंगिंग बीम की सूरत में सहारों के बैरूनी हिस्से यानी कैंटिलीवर की तरह जबकि अंदरूनी हिस्से सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होते हैं। शेयर फोर्स के मुस्बत या मनफी होने के बारे में कोई ख़ास असूल नहीं, मगर हम अक्सर अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव जबकि डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव शुमार करते हैं। बेंडिंग मोमेंट। बीम के किसी मकाम पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार उस मकाम तक लगने वाली तमाम क़ुव्वतों और उनके मुतल्लिका मकाम तक फासलों के हासिल ज़र्ब के मजमूए के बराबर होती है। Algebraic sum of moments about the centroidal axis of any selected section of all the loads acting up to that section is called bending moment at that section. कैंटिलीवर और हैंगिंग बीम के आज़ाद सिरों यानी फ्री एंड्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार सिफर होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम के किनारों पर भी बेंडिंग मोमेंट की मिकदार सिफर ही होती है। कैंटिलीवर बीम के पेवस यानी फिक्स्ड एंड पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती है जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम ओवरहैंगिंग बीम के जिस मकाम पर शेयर फोर्स अपनी अलामत तब्दील करे इस मकाम पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स निकालने के स्टेप्स। इन स्टेप्स को समझने के लिए अगली कुछ स्लाइड्स में कुछ मिसालें हल की गई हैं जिनसे आप इन स्टेप्स को मज़ीद बेहतर तरीके से जान सकेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक बीम के सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने हो तो वो कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आमतौर पर बीम पे वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट एक्ट कर रहा होता है और हम इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस्तेमाल करके इनके रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक पॉइंट ए पर सपोर्ट है
एक पॉइंट डी पर सपोर्ट है, और उसके ऊपर दो पॉइंट लोड ऐड कर रहे हैं पॉइंट बी और सी पे, जिनका मैग्नीट्यूड 1000 kg और 400 kg है, और उनके डिस्टेंस भी बताए गए हैं। तो अगर हमने रिएक्शंस कैलकुलेट करने हो तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है। तो जब हमारे पास दो अननोन हो तो हम सबसे पहले मोमेंट की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। मोमेंट की कंडीशन में हम जो दो अननोन है उनमें से एक अननोन पॉइंट के ऊपर मोमेंट ले लेते हैं। अगर हम बीम की फिगर ड्रॉ करें तो ये R1 है, ये R2 है, यहां पे हमारे पास पॉइंट लोड है 1000 kg का, और फिर पॉइंट लोड है 400 kg। तो हम R1 या R2 इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के गिर्द मोमेंट ले सकते हैं। अगर हम R2 के गिर्द मोमेंट लें तो हम देखते हैं कि जो R1 है वो इसके गिर्द क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह 1000 kg और 400 kg के लोड्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स को इक्वेशन के एक तरफ रखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ रखते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो क्लॉकवाइज मोमेंट R1 है जो कि फोर्स है और उसका डिस्टेंस है 6 मीटर। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में 1000 kg वाला लोड है जिसका डिस्टेंस R2 से है 3 मीटर, प्लस 400 kg का लोड है जिसका डिस्टेंस R2 से है 1.5 मीटर। सिक्स R1 is equal to 600 प्लस 3000। तो जब हम इसको R1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R1 आएगा 600 kg। जब हमें ये मालूम हो जाता है तो अब हम वर्टिकल फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम जो फोर्सेस अपवर्ड्स एक्ट कर रही होती हैं यानी कि ऊपर की तरफ होती हैं उनको इक्वल के एक तरफ रखते हैं, और जो डाउनवर्ड होती हैं यानी कि नीचे की तरफ उनको इक्वल के दूसरी तरफ रखते हैं। तो R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हैं तो ये इक्वल के एक तरफ आएंगी, और 1000 kg और 400 kg इक्वल के दूसरी तरफ आएंगी। तो R1 क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 600 है, उसको हम इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी 800 kg। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि जिसमें एक ओवरहैंग बीम के सपोर्ट रिएक्शंस हमने कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम देखते हैं पॉइंट सी पे हमारे पास सपोर्ट है, पॉइंट बी पे सपोर्ट है, और बी से ए के दरमियान बीम ओवरहैंग है। पॉइंट ए के ऊपर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 600 kg का, और बी और सी के दरमियान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 200 kg का। तो जब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास क्योंकि दो अननोन है R1 और R2, तो हमें एक अननोन के गिर्द मोमेंट लेना पड़ेगा। तो हम R2 के गिर्द मोमेंट लेते हैं और हम इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि हमारा मोमेंट अराउंड पॉइंट C इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल के एक तरफ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल के दूसरी तरफ लेते हैं। तो पॉइंट C के गिर्द जो R1 है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका डिस्टेंस है 4 मीटर। इसी तरह जो पॉइंट A पे पॉइंट लोड है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्स है हमारे पास 600 kg की, जिसका डिस्टेंस है 6 मीटर, प्लस 200 kg पर मीटर लोड है। तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 200 kg मल्टीप्लाई बाय 4, और इसका जो लीवर आर्म है वो होगा 4 मीटर का हाफ, जो कि 2 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी 1300 kg। तो जब हम R1 कैलकुलेट कर लेते हैं तो R2 के लिए हम वर्टिकल फोर्सेस की कंडीशन लगाएंगे कि जिसमें हम कहते हैं कि समीशन ऑफ फोर्सेस 0। तो अपवर्ड फोर्सेस एक तरफ रखते हैं R1 प्लस R2, और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल के दूसरी तरफ रखते हैं, क्योंकि 600 प्लस 200 इंटू 4। तो R1 क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये है 1300 प्लस R2 इज इक्वल टू 600 प्लस 800। तो जब हम इसको R2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी 100 kg। एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें हमने इस बीम के रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम इस बीम को लेफ्ट से राइट पे देखते हैं तो पॉइंट A पे 600 kg का पॉइंट लोड है, पॉइंट B पे सपोर्ट है, C पे 1000 kg का पॉइंट लोड है, फिर C से E तक UDL है और D के ऊपर सपोर्ट है। तो ये बीम ओवरहैंग बीम की एग्जांपल है जिसमें दोनों तरफ सपोर्ट्स के ओवरहैंग है। तो क्योंकि हमारे पास दो अननोन है तो हमने एक अननोन के गिर्द मोमेंट लेना है ताकि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, और हम पॉइंट डी के गिर्द मोमेंट इसमें 0 लेंगे। उसी तरह हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स को इक्वल के एक तरफ रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल के दूसरी तरफ रखेंगे। तो अगर हम पॉइंट डी के गिर्द देखें तो सबसे पहले R1 है जो कि इसके गिर्द क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्स है R1 और उसका डिस्टेंस है 5 मीटर। इसी तरह डी के राइट साइड पे जो यूडीएल का पोर्शन है वो भी इसके गिर्द क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी फोर्स है 200 मल्टीप्लाई बाय 2, और लीवर आर्म है इस 2 मीटर का हाफ। बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी। इसमें सबसे पहली 600 kg वाली फोर्स है जिसका डिस्टेंस पॉइंट डी से
2 + 3 5 + 2 7 मीटर प्लस 1000 kg वाली फोर्स जिसका डिस्टेंस है 2 मीटर प्लस C और D के बीच में UDL वाला पोर्शन 200 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं और प्रैक्टिकल सिनेरियोज में भी ये मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू होगी 1240 kg। तो जब हमें R1 पता लग जाता है तो R2 के लिए हम तमाम वर्टिकल फोर्सेस का सम लेंगे, अपवर्ड फोर्सेस को इक्वल के एक तरफ रखते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वल के दूसरी तरफ रखते हैं। इस केस में हम तमाम यूडीएल को इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे। R1 की वैल्यू क्योंकि हमने कैलकुलेट की हुई है तो हम इस इक्वेशन में वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी 1160 kg। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बीम का कर्वेचर साइन चेंज करता है। एक ओवर हैंगिंग बीम के बढ़े हुए हिस्से की तरफ बेंडिंग मोमेंट मनफी जबकि दरमियानी हिस्से में मुस्बत होती है। जिस मकाम पर बेंडिंग मोमेंट अपनी अलामत तब्दील करती है उसको कॉन्ट्राफ्रैक्चर का पॉइंट कहा जाता है। इलास्टिक गोलाई पर यह नुक्ता दोनों गोलाइयों के मुश्तरका नुक्ता पर वाक़ होता है। मुख्तलिफ बीमों पर मुख्तलिफ किस्म के लोड्स अमल करने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के स्टैंडर्ड फार्मूले दर्ज ज़ैल हैं।